पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के प्रश्न क्रमांक 15 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें 15वां क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। तो इसके उत्तर में हमने 2 से अधिक उपयोग लिखे हैं। पहला है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। तो उद्योगों पर गो के साथ अंक की बिंदी भी रखनी है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पर जैसे पे 2 मात्राएं आती हैं जहाँ पर, और यौगिक में भी 2 मात्राएं आती हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर खाने की बड़ी की मात्रा लगाना है और चीज़ों में जहाँ पर बिंदी भी रखनी है। अगला पॉइंट है, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पहुंचाने में हाँ पर चंद बिंदी लगानी है आपको। अगला पॉइंट है, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में छोले या राजमा को गलाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नोट करिए। इसमें पहला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है Na2CO3 × 10H2O धोने का सोडा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता होगा? इस अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। इसके लिए समीकरण है 2NaHCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में Na2CO3 + H2O + CO2। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण होगी CaSO4 × 1/2H2O + 1/2H2O = CaSO4 × 2H2O। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम नोट करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, 2 प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है लिटमस पत्र और हल्दी। अगला प्रश्न है, 2 संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखो। इधर पे सूचकों में बड़े ऊ की मात्रा आती है, इधर छोटे ऊ की मात्रा को आप सुधार लें। तो इसके उत्तर में लिखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है गंधीय सूचक। अगला प्रश्न है, अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लवण। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। इसका उत्तर है चूना पत्थर। इसमें चूना पर बड़े ऊ की मात्रा लगाना है, चा पर। खड़िया, संगमरमर। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इधर पे भी चूने
में बड़े ऊ की मात्रा आपको लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा मिसप्रिंट है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में पहले प्रश्न के उत्तर में है समीकरण CaOH होल 2 प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। दूसरे प्रश्न के उत्तर में है CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में है जल में विलयशील CaHCO3 होल 2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। अगला प्रश्न है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। तो इधर ऑक्साइड पर चांद बनाना है केवल। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। तो इसका उत्तर है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इधर पे धात्विक लिख गया है, धात्विक की जगह आधात्विक इधर पे जोड़ना है। आधात्विक। अगला प्रश्न है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका उत्तर है दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं और इसमें रखे पदार्थ भी खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करोगे। तो इसका उत्तर है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे 2HCl प्लस Mg इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है क्षार। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठास खाने से यह क्षय हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इनेमल किसका बना होता है। मुंह का pH मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह मुंह के pH मान से कम हो जाता है जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इधर दांतों में तापर बिंदी भी लगाना है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुंह का pH मान 5.5 होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं। क्यों यों पर बिंदी रखनी है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। अगला प्रश्न है एक पदार्थ ए वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है। पदार्थ ए क्या है। इसका उत्तर है पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है।
इस क्रिया की अपक्रिया निम्न है। Na2CO3 प्लस CH3COOH इक्वल टू 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष अतिरिक्त क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे।